हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 29 अगस्त 2024 और 29 अगस्त 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकती हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पांस दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? रिसेंटली इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियल लेक्स इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है उत्तराखंड, फोर्थ ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारत ने किस राज्य में उच्च जोखिम वाली हिमनद झीलों का अपना पहला व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग और दिबांग घाटी में उच्च जोखिम वाली ग्लेशियल झीलों का अपना पहला सर्वेक्षण शुरू किया। यह पहल पिछले अक्टूबर में सिक्किम की दक्षिण लहोनक झील में ग्लेशियल झील के फटने से आई बाढ़ के बाद की गई है। इसका नेतृत्व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर रहा है। यह राष्ट्रीय ग्लेशियल झील फटने की बाढ़ मिशन का हिस्सा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अन्य निवारक उपायों के लिए जोखिम और व्यवहारिकता का आकलन करना है। यह प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और मौसम केंद्र स्थापित करने के लिए झील की पहुंच, भू निर्देशांक, सीमाएं, ऊंचाई और भूमि उपयोग पैटर्न का मूल्यांकन करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ द फर्स्ट नेशनल स्पेस डे? फर्स्ट ऑप्शन है अंतरिक्ष अन्वेषण का एक नया युग, सेकेंड ऑप्शन है सितारों तक भारत की यात्रा, थर्ड ऑप्शन है चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, चांद को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को मनाया। यह दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र पर सफलतापूर्वक उतरने का प्रतीक है। भारत इस अज्ञात क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश है और कुल मिलाकर चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है। इस उत्सव का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सीप्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली इशूड गाइडलाइंस फॉर सीप्लाइन ऑपरेशन इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है शहरी विकास मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है कृषि
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने भारत में सी प्लेन संचालन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। मंत्री ने उड़ान संस्करण 5.4 भी पेश किया, जिसमें रद्द किए गए मार्गों के लिए नई बोलियां आमंत्रित की गईं। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को 2016 में दूरदराज या असवेत क्षेत्रों में हवाई संपर्क में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था। प्रमुख प्रावधानों में सी प्लेन संचालन के लिए RCS के तहत व्यावहारिकता अंतर्निधि का विस्तार करना शामिल है। दिशा निर्देश गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट ढांचे को अपनाते हैं, जिसका उपयोग वर्तमान में हेलीकॉप्टरों के लिए किया जाता है, अब सी प्लेन के लिए भी किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? डंबूर डैम विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है असम, सेकेंड ऑप्शन है उत्तराखंड, थर्ड ऑप्शन है त्रिपुरा, फोर्थ ऑप्शन है सिक्किम। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में समाचारों में रहा डंबूर बांध किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी बांग्लादेश में बाढ़ गुमटी नदी पर त्रिपुरा में डंबूर बांध के खुलने के कारण आई है। गुमटी नदी भारत के त्रिपुरा में एक पर्वतमाला से शुरू होने वाली एक अंतर सीमा नदी है। यह नदी बांग्लादेश से होकर बहती है और दाऊदकंडी के पास मेघना नदी प्रणाली में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जो हाल ही में खबरों में रहा? विच मिनिस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड द वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है उपभोक्ता मामले मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है सूचना प्रसारण मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सूचना प्रसारण मंत्रालय। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। नई दिल्ली में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन के लिए क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन फर्स्ट के तहत 25 चुनौतियां शुरू की। वेव्स मीडिया और मनोरंजन उद्योग में सहयोग, नवाचार और चर्चाओं के लिए एक मंच है। इसके लक्ष्यों में भारत की क्रिएटर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, भारत को एक आकर्षक निवेश गंतव्य बनाना और नए उद्योग रुझानों के अनुकूल होना शामिल है। इस पहल का उद्देश्य M&E उद्योग में भारत की वैश्विक उपस्थिति को बढ़ाना है। यह अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और एक कुशल कार्यबल विकसित करने का लक्ष्य रखता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन पुनर्विनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन इशूड द वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन रिमूवल बॉन्ड ऑफ फाइनेंस अमेजन रिफॉरेस्टेशन? फर्स्ट ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकेंड ऑप्शन है UNDP,
थर्ड ऑप्शन है UNEP या फोर्थ ऑप्शन है यूनेस्को। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस संगठन ने अमेजन पुनर्नवीनीकरण को वित्त पोषित करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, विश्व बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने अमेजन के पुनर्नवीनीकरण का समर्थन करने के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। इस बॉन्ड की कीमत $225 मिलियन है और इसकी अवधि 9 साल है। निवेशकों का रिटर्न नए पेड़ों द्वारा हटाई गई कार्बन की मात्रा से जुड़ा है, न कि केवल वनों की कटाई को रोकने से होने वाले उत्सर्जन में कमी से। इस बॉन्ड का उद्देश्य पुनर्नवीनीकरण प्रयासों को वित्तीय रूप से प्रोत्साहित करके अमेजन की रक्षा करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर वॉज द इंडिया यूरोपियन यूनियन रीजनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड रिसेंटली? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है बेंगलुरु, फोर्थ ऑप्शन है न्यू दिल्ली। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में भारत यूरोपीय संघ क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। यूरोपीय संघ और भारत का विदेश मंत्रालय ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। वैश्विक आतंकवाद निरोधक परिषद के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका और यूरोप के विशेषज्ञ शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी साझेदारी को बढ़ाना और यूरोपीय संघ की इंडो पैसिफिक रणनीति के साथ तालमेल बिठाना है। अपेक्षित परिणामों में प्रौद्योगिकी और आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने और ऑनलाइन हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए सहयोग के अवसरों की खोज करने की रणनीतियां शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है गुजरात, फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हाल ही में खबरों में रहा काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में भारत का दूसरा 700 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर पूरी क्षमता से काम करना शुरू कर देगा। स्वदेशी डिजाइन वाला काप्स 4 90% क्षमता पर काम करने के बाद पूरी क्षमता पर पहुंच गया। काप्स 4 का सफल संचालन इसकी जुड़वा इकाई काप्स 3 के बाद हुआ है। भारत की योजना 2031-32 तक इसी डिजाइन के 14 और रिएक्टर बनाने की है। वर्तमान में NPCIL 24 रिएक्टर संचालित करता है और उसके पास 8 और निर्माणाधीन हैं। 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 22,480 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित वाटर स्पाउट क्या है?
What is the water spout mentioned in the news recently? फर्स्ट ऑप्शन है पानी के ऊपर हवा और धुंध का घूमता हुआ स्तंभ। सेकेंड ऑप्शन है एक प्रकार का झरना। थर्ड ऑप्शन है गहरे समुद्र का भंवर। फोर्थ ऑप्शन है मछली पकड़ने की तकनीक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में उल्लेखित वाटर स्पाउट क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, पानी के ऊपर हवा और धुंध का घूमता हुआ स्तंभ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। इटली के सिसिली में एक शानदार नौका एक भयंकर तूफान के दौरान डूब गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग लापता हो गए। संभवतः एक जल स्तंभ के कारण। जल स्तंभ हवा के घूमते हुए स्तंभ होते हैं जो पानी के ऊपर बनते हैं। बवंडर की तरह दिखते हैं लेकिन आमतौर पर कमजोर होते हैं। वे 5-10 मिनट तक चलते हैं, जिसका औसत व्यास 50 मीटर होता है और हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। मौसम के अनुकूल जल स्तंभ तब बनते हैं जब ठंडी हवा पानी के ऊपर चलती है, जबकि बवंडर जल स्तंभ गरज के साथ आते हैं और पानी के ऊपर जाने से पहले जमीन पर बवंडर के रूप में शुरू हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में रही परमाणु घड़ियों में सामान्यतः किन तत्वों का उपयोग किया जाता है? विच एलिमेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक्स विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज? फर्स्ट ऑप्शन है सीजियम। सेकेंड ऑप्शन है सोडियम। थर्ड ऑप्शन है बेरियम। फोर्थ ऑप्शन है अमेरिकियम। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, सीजियम। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने चंद्रमा पर समय की विसंगतियों को दूर करने के लिए एक चंद्र समय मानक प्रस्तावित किया है, जो इसके अद्वितीय गुरुत्वाकर्षण के कारण है। परमाणु घड़ियां जीपीएस, दूरसंचार और अनुसंधान में सटीकता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे सटीक समय निर्धारण उपकरण है। ये घड़ियां सीजियम 133 जैसे परमाणुओं की स्थिर अनुनाद आवृत्तियों का उपयोग करके समय मापती हैं। 1 सेकेंड को सीजियम परमाणु के 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770 बार कंपन द्वारा परिभाषित किया जाता है। परमाणु घड़ियां सीजियम परमाणुओं को माइक्रोवेव सिग्नल देकर उत्सर्जित विकिरण का पता लगाकर और निरंतर सटीकता के लिए समय निर्धारण को समायोजित करके काम करती हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।